नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों की तैयारी ज़ोरों शोरों से हर जगह चालू है और जाहिर सी बात है कि आपके हमें कई सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं पिछले हफ्ते। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। थैंक यू सो मच डीके। चलिए शुरुआत करें आज के एपिसोड की। चलिए, सबसे पहला सवाल है कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि भाजपा विपक्षी दलों के राजनेताओं को अपने साथ लाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? क्या वे डरे हुए हैं कि ये अटल का इंडिया शाइनिंग मोमेंट हो सकता है, इसलिए वे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं और इनफैक्ट अगर आप हमारी कोई प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से बात हुई नहीं, तो इस पे जेली में जा रहा हूँ जो बाकी नेता कहते हैं, जो कि डिसीजन मेकर्स नहीं है लेकिन जो उस प्रोसेस में पार्ट है। अब उनका जो कहना है कि अब वो कहते हैं कि अमित शाह जी करीब महीने 2 महीने से इन लोगों की जो मीटिंग होती है इंटरनल, उसमें कहते रहे कि जब 2000 भी जिस आदमी के पास सपोर्ट बेस हो उसको भी ले आओ। अच्छा, सबको तोड़ के ले आओ। अब उसके दो तीन कारण हो सकते। देखिए, एक तो ये है कि आप कह सकते हैं कि अपोजिशन मुक्त वाली राजनीति है, अपोजिशन खत्म ही कर दो, सब ले आओ, कुछ बचे ही नहीं। और इसका ही पार्ट हो सकता है कि देखिए, जब आपने सेट किया है कि मुझे 370 कम से कम बीजेपी को लाने हैं, तो आप चाहें कि जितना वीक हो जाए अपोजिशन। अच्छा, 370 इसके पहले मैंने बात की थी एक दूसरे एपिसोड में, क्योंकि 370 362 वाली बात है कि आपको 2/3 बहुमत आपको चाहिए जी, लोकसभा में, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कुछ लाना चाह रहे हैं आप उसको लाने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। राज्यसभा फिर भी चैलेंज रहेगा, लेकिन कम से कम लोकसभा में तो खत्म हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें जो इनके लाने का प्लान है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, अगर दिल्ली को पूरा स्टेटहुड देना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि इनको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी लोकसभा में। तो उनका वो एक टारगेट है। अब जिसकी जितना अपोजिशन कमजोर हो जाए। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि एक माहौल बनता है कि सब छोड़ के जा रहे हैं, और वो माहौल हमने देखा 2014 में, देखा 2019 में, देखा, वो हमेशा आपको सूट करता है। लोग जा रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेटजी है। हालांकि उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैं उसके बाद में आऊँगा। मैं कह रहा हूँ इसका जो इम्पैक्ट जो होता है, जिसपे के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, संघ में से भी मैंने लोगों को सुना है और भाजपा में भी कुछ लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई आपका जो कोर आइडियोलॉजी है, आप उसको क्यों डाइल्यूट कर रहे हो? क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड तो है नहीं। अभी वो इसीलिए आ रहे हैं आपके पास में क्योंकि मोदी जी हैं, उनको लगता है कि एक तो बीजेपी काफ़ी दिन तक पावर में रहने वाली है और मुझे टिकट मिल गया तो मोदी जी के नाम पे हम जीत ही जाएंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपका कमिटमेंट है, लेकिन इसके बदले में नुकसान किनका हो रहा है? जो सालों से, दशकों से जो बीजेपी में है, संघ में है, वो उसके बाद बीजेपी में काम करने लगे। अब वो सोचते हैं कि यार ये तो अभी आ जाए, कल आए और फिर टिकट लेके चल पड़ा जी, या फिर आके अचानक जो है कोई पोजीशन उसने ले लिया पार्टी में। तो जो भाजपा का काडर जो है वो जनरली आइडियोलॉजी बेस्ड है। अब उनको जब ऊपर से आप कहीं बाहर से लाके थोप दोगे तो उनमें बहुत निराशा होगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म इसका काफ़ी असर हो सकता है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आती है कि एक उत्तराधिकार के लिए भी एक ऑलरेडी शुरू हो गया है, क्योंकि मोदी जी अभी नहीं 2029 में हो या बाद में जो भी हो, तो आप चाहते हैं कुछ लोग कि जो हमारे अपने लोग हो जाएं चारों तरफ, सीएम हमारे, एमपीज हमारे, एमएलएज हमारे, सारे नेता हमारे, कि जब कभी वो उस पर लड़ाई छिड़े तो हमारे पास हमारे लोग हों। एक उसका, चलिए उसको मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करता हूँ। ठीक है। चलिए, अगला सवाल नवनीत रिंगानिया का है। बोल रहे अलग अलग स्टेट्स में विजेंद्र सिंह जैसे लोग रातों रात बीजेपी में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्या बीजेपी उनको ईडी, सीबीआई, एनसीबी वगैरह की धमकी दे रही है या सिर्फ जीतने का लालच है? इस पे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए। क्या वो लोग प्राइवेटली जर्नलिस्ट के साथ रियल स्टोरी शेयर नहीं कर रहे? कुछ लोग करते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा। अभी उनकी पार्टी से एक इनकी अनबन हुई थी। अब मुझसे जैसे कांग्रेस के नेता हैं, अब करीब महीने भर में अचानक मेरे पास एक दो बार मेरे पास दो बार कम से कम मेरे पास फ़ोन आया कि कैसी स्थिति देश में चल रही है, बीजेपी का कैसा लग रहा है, पूरा ही स्वीप कर जाएंगे क्या, कांग्रेस का मेरा क्या चल रहा है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें क्या आगे फ्यूचर बचा। कभी उन्होंने कहा नहीं कि क्यों पूछ रहे हैं, बस जनरली गपशप होता रहा। तो वो आपको कहते हैं जनरल सेंस आता है कि भाई यहाँ तो हमारा फ्यूचर गया। आप राजनीति में हो और राजनीति में आपको लग रहा है अगला 10 साल मेरा कोई चांस ही नहीं आ रहा, अगर इस तरह का सेंस आने लगे तो आप हमेशा चाहोगे दूसरी जगह जाए। सीबीआई, ईडी कुछ केसेस में आप कह सकते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं, लेकिन अब जैसे गौरव वल्लभ गए, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के थे, अब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन पर तो कोई केस नहीं है जी।
तो लोग देखते हैं कि किसका जीतने के ज़्यादा आसार हैं, जो पावर में रहेंगे, तो वो भी एक कारण होता है कि पुल फैक्टर जो होता है। और जिस पे कि हमने एक्चुअली एक पॉलिटिकल अड्डा किया था संजय झा के साथ, जो फॉर्मर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, तो उसमें पुल फैक्टर की एक है। लेकिन पुश फैक्टर भी क्या होता है, जब जिस पार्टी में आप हैं वहाँ आपकी कोई सुन ही नहीं रहा जी। आपके विचारों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ के आपके विचार सुने। आप बस जहाँ हो वही पड़े हुए हो, कोई लीडरशिप आपके पास आ नहीं रही है, सलाह नहीं ले रही है, आपका कोई रोल नहीं है, तो फिर आप थक जाते हो कि यहाँ कब तक चलेगा मेरे साथ ये। और फिर आप ऑल्टरनेटिव देखने लगते हो, जो बहुतों के साथ अभी हो रहा है। डीके ने जिस पॉलिटिकल अड्डा की बात की उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, तो वो एपिसोड भी आप ज़रूर देखें। अगला सवाल डीके, इनका यूज़र नेम है पॉलीमैथ पैंडा। ये बोल रहे हैं कि अगर भाजपा जीत रही है और 300 से ज़्यादा सीटें हासिल कर रही है तो वे सुपरसोनिक गति से विपक्षी सांसद या विधायक को क्यों अपने पाले में कर रहे हैं। उन्होंने 25% ऐसे उम्मीदवार भी भरे जो विपक्षी दलों से थे और उनके साथ शामिल हो गए हैं। उनके पहले के अधिकांश एलाइज अब बहुत कमज़ोर हो गए हैं, या तो पार्टियों में विभाजन हो गया है या वोटर बेस भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अपने वर्तमान सहयोगियों जैसे जेडीयू और महाराष्ट्र पार्टियों के साथ ऐसा कर सकती है, शायद भविष्य में एआईएडीएमके जैसे? मैं इसमें एक एग्जांपल बताऊंगा। कुछ दिन पहले मुझसे एक नेता मिले थे बिहार के, तो मैं उनसे पूछ ही रहा था कि यार बिहार में आप लोगों का तो इतना अच्छा चल रहा था जी। एक प्रधानमंत्री जी का एक बिहार में एक है पूरा करिश्मा, उनका जो इम्पैक्ट है बहुत है, और नीतीश कुमार को अब देख रहे थे कि पूरा पॉपुलैरिटी लूज करे, फिर आप क्यों लाए? जी। और क्या ऐसा है कि लोकसभा में उनको यूज करके फिर आप सरकार गिरा देंगे, फिर से इलेक्शन करते हैं और फिर हम असेंबली में हम सरकार बनाने की कोशिश करते हैं? तो उनका तपाक से जवाब कि हम क्यों सरकार गिराने की क्या जरूरत पड़ेगी? अरे नीतीश जी को 16 सीट में से 4-5 से ज़्यादा तो आने वाला नहीं है। उसके बाद अपने आप जेडीयू के लोग जो है सो भाग के हमारे पास 50-60% हमारे पास आएंगे, कुछ जाएंगे आरजेडी के पास, हम सरकार बना लेंगे उसके बाद। जी। तो ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो अलायंस हो रहा है उसके पीछे भी इनकी एक स्ट्रैटेजी है। तो उसमें कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो धीरे धीरे इसी तरह से गायब होती चली जाती है। अब देखिए, अब चिराग पासवान के का दूसरा जो घड़ा था पशुपति पारस वाला, खत्म ही हो गया, वो कुछ नहीं बचा, एक भी टिकट नहीं मिला। वो बीजेपी के साथ हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, जब ना उनका कैंडिडेट है उनको जो भी देते हैं बाद में। आप देख लीजिए यूपी में अपना दल है, अब अपना दल को जिस दिन बीजेपी छोड़ दे अपना दल खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरह से बीजेपी के सहारे ही चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी रणनीति जो होती है कि लंबे समय में आप कैसे दूसरे को धीरे धीरे कमजोर करते चले जाओ। तो अगला सवाल शिवरामा कृष्णा का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे जेल से सरकार चलाने का पूरा आइडिया क्या है? एक की पत्नी को सत्ता देने से क्यों कतरा रही है आप? इक्वली क्वालिफाइड हैं वो और भी सक्षम मंत्री हैं। राघव चड्ढा द्वारा कुछ न किए जाने से भी आश्चर्य हुआ, जो पहले बहुत वोकल थे। अंदर क्या पक रहा है? अब मिस्टर मान को कौन गाइड कर रहा है? इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा? इंडियन राजनीतिक गुरु के रूप में प्लीज इस मेज को सुलझाएं। ये काल्पनिक फिल्म की तरह नेल बाइटिंग पॉलिटिक्स जैसा है। देखिए, अभी केजरीवाल जी की वाइफ अब क्या रोल प्ले करेंगे इस पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, उनके पास एमएलएज गए हैं, उनसे अब अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, चूंकि उनकी पत्नी ही जाके उनसे मिल पाती हैं, तो वो मैसेजिंग भी हो रहा है, तो लोगों में प्रोजेक्शन हो रहा है कहीं ये ना आ जाए, जो मुझे लगता नहीं, क्योंकि काफ़ी कद्दावर नेता ही भी आप में है। जैसे संजय सिंह छूट के आए अभी, अब संजय सिंह काफ़ी कद्दावर नेता है, वो पार्टी को भी काडर्स को भी साथ में रख सकते हैं, उनका इंडिया ब्लॉक के साथ भी इंटरेक्शन चलता रहता है, तो काफ़ी कुछ उनके लिए चेंज होगा। जहाँ तक पार्टी के लिए काफ़ी कुछ चेंज होगा उनके वापस आने के बाद। तो उनकी वाइफ क्या रोल प्ले करेंगी उस पर मुझे लगता नहीं कि अचानक उनका कोई एक्टिव रोल होने वाला है राजनीति में। जहाँ तक भगवंत मान की बात है, हाँ, तो जैसे मैंने पिछली बार एक हमने जोक किया था ना एक अपने शो में, कि आजकल जोक ये चल रहा है कि जिस दिन केजरीवाल को अरेस्ट किया, भगवंत मान है ओके अब से आज से मेरा चीफ मिनिस्टरशिप शुरू होता है, कि पहले तो दिल्ली से गाइडेंस चल रहा था। तो अभी वो फ्री है, उनको गाइड नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। और इनफैक्ट आप अभी देखेंगे भगवंत मान काफ़ी असर्टिव हो गए, अब काफ़ी मतलब वो ऐसे नहीं है कि हमको हर एक चीज़ के लिए दिल्ली की जरूरत है, वो खुद अपना कर रहे हैं। दिल्ली को चाहिए था कि हम कांग्रेस से हम अलायंस करें पंजाब में, उन्होंने एकदम बीच में रख दिया कि हम अलायंस करेंगे ही नहीं, माननी पड़ी। तो वो भी अब अपने आप में एक उभर रहे हैं एक नेता के रूप में।
अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि 2019 में कांग्रेस की ज़्यादातर सीटें केरला, पंजाब, तमिलनाडु से आईं। इस बार वे कर्नाटका से कई सीटें जोड़ सकते हैं और शायद तमिलनाडु को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन पंजाब और केरला में कांग्रेस की क्या स्थिति है वो पूछ रहे हैं। बोल रहे पंजाब में इसने कुछ नेताओं को खो दिया, हो सकता है ऐसा, लेकिन इसके पास अभी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा और बाकी नेता हैं। पंजाब में इसकी क्या संभावनाएं हैं और केरला में यूडीएफ कैसा दिख रहा है? नेशनल अलाय के रूप में सीपीएम का होना यूडीएफ को बैकफुट पर ला सकता है। देखिए, केरला में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी। अब ये तो देख ही रहे हैं कि बीजेपी का काफ़ी एक राइज हो रहा है। और पहले बीजेपी के अभी के इलेक्शन के पहले क्या होता था कि जो कि आपको बताएंगे लेफ्ट वाले या फिर बीजेपी वाले खुद भी इस तरह कहते रहते हैं कि जब भी जहाँ पे हमारा थोड़ा चांस बनता था, लेफ्ट और मतलब यूडीएफ और एलडीएफ अपना वोट ट्रांसफर कर लेते थे बस हमको हराने के लिए कि ये हम नहीं आ पाए। क्योंकि और प्लस एक लोगों में था कि ये जो मैसेज दे रहे थे कि अपना वोट क्यों वेस्ट कर रहे हो, बीजेपी तो आने वाली नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं कि अब शायद चेंज कर रहा हो। और मुझे पता चला जैसे तिरुवनंतपुरम में अब वहाँ पे राजीव चंद्रशेखर जो मंत्री वहाँ पर बीजेपी ने फील्ड किया, वो ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं शशि थरूर को। कई सीट्स हैं त्रिशूर में, इधर उनकी काफ़ी बातें हो रही है। लेकिन देखिए अब कितना वोट शेयर बढ़ता है, उसमें सीट में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें कई फैक्टर्स हैं जिसके बारे में कहना मुश्किल है अभी। अब जैसे देखिए कैसे वहाँ पे काम करेगा उसका, देखिए ग्रुप्स जो एक दूसरे के वोट करते हैं, वहाँ मेजर क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटर्स मिला के करीब 46-47% है जी। उसमें क्रिश्चियंस करीब आते हैं 27-28% के आसपास, बाकी मुस्लिम्स हैं। मेजर कम्युनिटीज़ हिंदू में देखोगे तो इरावा है, वो करीब 25% के पास होते हैं। नायर्स हैं, वो करीब 12-13% है। तो नायर्स तो जैसे देखिए ये सबको वोट करते हैं अभी तक, मतलब बीजेपी को भी करने लगे हैं, सबको वोट कर रहे हैं नायर्स। तो वो थोड़ा 3 वे स्प्लिट है उसमें। इरावा में बीजेपी ने ठीक ठाक काटना शुरू किया था और बीडीजेएस एक पार्टी है जिसके साथ बीजेपी अलायंस करके इरावा में उसका भी ठीक ठाक बीजेपी में हो गया। लेकिन इरावा ट्रेडिशनली लेफ्ट को वोट करते रहे। तो अब कई फैक्टर्स उसमें हैं, जैसे है कि क्रिश्चियंस टूटेंगे क्या, वे क्रिश्चियंस ट्रेडिशनली कांग्रेस को देते रहे। बीजेपी ने काफ़ी इस बार पुश किया है कि क्रिश्चियंस के कुछ वोट तोड़े, वो होता है कि नहीं। मुस्लिम्स में एक जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो एक डिवाइड की बात आ रही है और वो लेफ्ट भी उसको ऊपर बढ़ा रही है जी। अब मुस्लिम्स का कुछ अगर बहुत बड़ा चंक टूट गया और चला गया लेफ्ट में, फिर इधर कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। इरावाज में सपोज अगर 25% 50% बीजेपी में चले गए तो फिर लेफ्ट का क्या होगा जो ट्रेडिशनल वोट है। तो सबके अपने अपने वोट बैंक में बीजेपी कहाँ कहाँ सेंध लगा सकती है, उस पर डिपेंड करेगा कि यूडीएफ एलडीएफ कैसे परफॉर्म करती है। बट केरला में देखिए तो यूडीएफ का लगातार है, पिछले 3 इलेक्शन से देखिए, पिछले इलेक्शन में 19 सीट है उनको, कांग्रेस का 15 था। 2014 में आप देखेंगे तो कांग्रेस का 8 था करीब, इनके 12 सीट आए थे 20 में से। लेकिन 2009 में फिर से 16 सीट यूडीएफ ले गई थी, इसमें कांग्रेस के 13 थे जी। तो हमेशा स्ट्रांग रही है वहाँ पे। इसका जो एक है कि क्रिश्चियंस पूरा आ गया लॉट, मुस्लिम्स मेजोरिटी आपके पास में आ गई, प्लस इधर उधर से कुछ वोट आ गया, वो काफ़ी स्ट्रांग बना रहता है यूडीएफ को वहाँ पे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि कैसे टूटता है वोट इस बार या नहीं टूटता है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। जी, इन्हीं का एक और सवाल था। वो बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि अहिंदा ने कर्नाटका में कांग्रेस के लिए काम किया है, वे गुजरात में खाम सोशल गठबंधन को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर सकती? देखिए अहिंदा में, अब अहिंदा जो एक टर्म जो शुरू किया ना, ये बेसिकली है कि माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस और दलित्स जो कर्नाटक में, अब देवरादर्स थे उन्होंने उसको कॉइन किया था, वहाँ से शुरू किया। अब सिद्धारमैया ने उसको चला के रखा। सिद्धारमैया काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने उसको पूरा रखा हुआ है उसको। तो इसीलिए वहाँ पे कर्नाटक में चल रहा है। गुजरात में जो खाम की ये बात कर रहे हैं, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम्स, अब ये माधव सिंह सोलंकी ने शुरू किया था कांग्रेस के लिए। उन्होंने काफ़ी इस पर काम किया जो काफ़ी इफेक्टिव रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखिए इसके लिए आपको नेता चाहिए होता है, कोई बड़ा नेता जो इसको अब लेके चले, पार्टी को उसकी तरफ ले जाए जी। गुजरात में अभी आपको कांग्रेस का कौन बड़ा नेता नजर आता है? तो जब कोई इस तरह का चेहरा नहीं है जो कि इस कॉन्सेप्ट को ऊपर ले जाए, माधव सिंह सोलंकी के बाद ऐसा कोई चेहरा हुआ ही नहीं गुजरात में, तो वो फिर कैसे चलेगा कांग्रेस के लिए? अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे लेफ्ट वायनाड में सुरक्षित शरण लेने के लिए राहुल गांधी को रिडिक्यूल कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लोग, जिनमें गांधी भाई बहन के पसंदीदा लोग भी शामिल हैं, जिनके पास ईडी सीबीआई नहीं है, वे भी जीओपी छोड़ रहे हैं।
राहुल पिछले 10 सालों से अधिक समय से कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे समझाने में सक्षम नहीं है, समझा नहीं पा रहा है। वे जो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं वो है एंटी बीजेपी या एंटी आरएसएस। दूसरी ओर भाजपा की विचारधारा स्पष्ट है, आइडियोलॉजी साफ है। नए लोगों को शामिल करने के बाद भी पार्टी अपने मेजर आइडियोलॉजिकल मुद्दों से समझौता नहीं कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल की समझ और अप्रोच में बुनियादी तौर पर फाउंडेशनल एक कुछ फ्लॉड है या खामी है? आप राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाते और फिर आप इतने डरे हुए हैं कि आपने IUML को वायनाड रोड शो में अपना झंडा भी नहीं लगाने दिया। इससे न तो हिंदू प्रभावित होंगे और न ही मुसलमान। अगर रिजल्ट्स कांग्रेस के फेवर में नहीं आए तो क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार इस बार फिर ब्लेम से बच पाएगा? देखिए, जितना इन्होंने कमेंट किया मैं इनसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। सारी बातें इन्होंने सही कही है। मैं उस क्वेश्चन पे जहाँ पे आता हूँ कि अगर तीसरी बार हुआ तो क्या होगा, तो पहली बात है, देखिए, गांधी परिवार का ब्लेम तो होगा, लेकिन पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिस तरह के नेता हैं, तो इससे गांधी परिवार का कुछ होगा नहीं, रहेगा कंट्रोल गांधी परिवार का ही। अब इसमें जैसे बात आती है, क्या ये हो सकता है कि राहुल साइडलाइन हो जाए और प्रियंका टेक ओवर कर लिया, वो लीड करने लगे, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकते हैं। लेकिन अब कैसे हटाएंगे? मतलब वो अभी आप देख रहे हैं, जैसे हमने देखा खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इलेक्ट करके लाया गया, लेकिन छोड़ दिया इन्होंने पूरा का पूरा जी। अब वो भी जो राहुल चला रहे हैं, आप मैनिफेस्टो का, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, उसमें भी राहुल का जो है सो उनके बाहर जो यात्रा का पूरा पिक्चर लगा हुआ है। तो लीडरशिप पूरा एक तो टॉप में वो है, और जितने जो की पोस्ट पे, ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सारे गांधी परिवार के लोग हैं। तो वो चेंज तो होना नहीं है। अब जिसको भी ब्लेम करें, ब्लेम उसमें कोई निकले गांधी परिवार को नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोग और टूट के फिर दूसरी पार्टी में ऑप्शन देखने लगे, या फिर वहीं पे चलाते रहें। लेकिन अभी जितनी भी जरूरत हो, मतलब लोग जैसा भी फील करें। अब जैसे संजय निरुपम, आपने देखा उन्होंने महाराष्ट्र में, मतलब जब उनको पार्टी से हटाया गया तो वही कह रहे थे कि देखो यहाँ तो 5-5 लीडर्स हैं, किसका कहाँ चलता है, एक लेफ्ट लिबरल एक चला रहा है, क्लिक चला रहा है पूरी पार्टी को जी। लेकिन उसको चैलेंज कौन करेगा? G23 से आपने देखा एक बार चैलेंज हुआ और किस तरह से उनको निपटाया गया, और कैसे दोबारा से गांधी परिवार के ग्रिप में है। तो ब्लेम पार्टी के अंदर से तो कोई होने वाला नहीं है जी। बाहर से आप करते रह जाइए, तो ऐसा कुछ कांग्रेस में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। इफ एट ऑल आपको बस ये देखना पड़ेगा कि गांधी सिबलिंग में क्या तीसरी बार राहुल लगातार हारने के बाद लोकसभा इलेक्शन में क्या फिर भी वो अपना कंट्रोल रखना चाहेंगे, या फिर वो प्रियंका गांधी को ऊपर लाएंगे। जी। अगला सवाल सिद्धांत मोदी का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि क्या ऐसा है कि सत्ता बनाए रखने और बढ़ाने के प्रयास में केंद्र सरकार द्वारा भारत में लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है? हम अभी चीन या रूस नहीं बने हैं, लेकिन क्या हम उनके जैसा बनने की राह पर हैं? भारतीय लोकतंत्र के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई एक सरकार आगे पूरा ख़त्म कर दे, मतलब ऐसा नहीं। अब ये जो कह रहे हैं जनरली, हाँ, बहुत लोग बात करते हैं, आप देख रहे हो कि अपोजिशन को जब भी चाहती है, जो भी एजेंसी अपोजिशन लीडर्स को पिक करके इस केस में अंदर, उस केस में अंदर, कुछ बातें सही हैं इंस्टीट्यूशनल। जैसे मैं ये जान रहा हूँ कि जो अपोजिशन पार्टी किन चीज़ों को कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, कि वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्थाएं जो है सो वीक हो गई है, कंप्रोमाइज हो गई है, गवर्नमेंट उनको चलने नहीं देती। उस संस्थाओं में आप चुनाव आयोग की बात करते हैं, हल्का सा हिंट ये भी करते हैं कि सारा प्रेशर जुडिशरी पे भी डाल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि लोग कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ भी डिसेंट करोगे आप अंदर चले जाओगे, मीडिया को नहीं होने, कुछ लिखने नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये जो अपोजिशन का आर्गूमेंट है, वो जो कहते हैं लोकतंत्र क्यों बैक स्लाइडिंग बोलते हैं, लोकतंत्र पीछे जा रहा है इसमें, कि आप अपोजिशन पार्टी का इलेक्शन होता है तो उन पर इनकम टैक्स नोटिस डाल रहे हो कि पैसे ही नहीं बचे इलेक्शन लड़ने के लिए। इसमें देखिए, इस मुद्दे पे आने के पहले मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। बहुत पहले, करीब 15 साल पहले की बात है। अब मैं बैठा हुआ था, पृथ्वीराज चौहान थे उस समय, वो AICC जनरल सेक्रेटरी थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे। इनके पास था, अब जो प्राइम मिनिस्टर का जो भी पोर्टफोलियो हो, खैर एनीवे, तो एक दिन हम उनके साथ बैठे हुए थे और मुझे भी, मैं उन्हें उस समय इंडियन एक्सप्रेस में था, ऑफिस आना था। 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, वो उठ ही नहीं रहे। अब मैं फंस गया कि मुझे जाके फिर स्टोरी फाइल करनी है जी। तो मैंने पूछा, अब क्या मतलब कहीं जाना नहीं है आपको? अरे क्या करूं, वो घर पे वो बैठा हुआ है। तो कौन भाई? तो अमर सिंह। क्या हुआ अमर सिंह को? अरे शाम से बैठा हुआ, मुलायम वाला केस नहीं है। अब पृथ्वीराज चौहान बड़ा, ही इज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्ट हैं, वो रूल से इधर उधर करते नहीं।
तो बेचारी छिप के इधर बैठे हुए हैं। उस समय एसपी बाहर से सपोर्ट कर रही थी, मतलब यूपीए सरकार को, तो उससे भी था। अब इसमें एक मुझे दूसरी कहानी याद आई कि जब 2008 में जब ट्रस्ट वोट होने वाला था न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, जब लेफ्ट ने विड्रॉ कर लिया था सपोर्ट, तो उस समय कांग्रेस सबको जहाँ तहाँ से छोटी छोटी पार्टियों से सबको लाकर तैयार कर रही थी। तो सबों को बुलाया जाता था, उनको पीएम से मिलाया जाता था, फिर वो बाहर आते थे कि नहीं नहीं मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए पीएम ये न्यूक्लियर डील पे, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे, तो हम सपोर्ट करें। जनरली ऐसे ही था। तो उसमें से एक बार कांग्रेस के नेता लेके गए, एक नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी थे, उनको तो पूरा सिखा पढ़ा के भेजा गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बैठे और कहना शुरू किया, सर मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में वो चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा ठीक है, मतलब विकास की बात हम सब कर देंगे। सब कुछ हो गया, फिर गेट पे आए, उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह गेट तक आए और ये वहाँ पे एमपी खड़े हो गए, जा ही नहीं रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देख रहे हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है। तो इनके साथ जो बीजेपी के नेता गए, सॉरी कांग्रेस के जो नेता गए थे, फिर पूछ रहे हैं कि चलिए, कहीं नहीं वो तो उस पर तो बात ही नहीं हुई। अब उस पर समझ रहे हैं किसकी बात, वो सोच रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को क्या मिलेगा। बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या पता कि क्या डील हुआ है। अब वो खड़े हैं वहाँ गेट पे कि यहाँ पे अब तो प्रधानमंत्री छोड़ रहे हैं तो मिल जाएगा अभी। तो फाइनली कांग्रेस तक खींच के लाए कि अरे यहाँ ये सब बात नहीं होती, चलो। तो देखिए पहले भी होता रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले होता था इसलिए अभी सही है। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, वही मैं मानता हूँ। लेकिन ये जब बात करें कि डेमोक्रेसी हमारा खतरे में है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया, देखिए इसमें बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही है, मतलब एग्जैजरेटेड भी है, कुछ सच्चाई भी है उसमें, मतलब दोनों पूरी तरह से नहीं कर सकते। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट करना इधर उधर हो रहा है, एजेंसीज का प्रॉब्लम है, चुनाव आयोग की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको प्रॉब्लम है। लेकिन इसके ये नहीं है कि हमारा डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है। अब चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना में देखिए, अब वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, मतलब एकमात्र पार्टी है, लेकिन आपको पता है कि वहाँ 8 दूसरी पार्टीज भी है। वहाँ बोलते हैं उसको डेमोक्रेटिक पार्टीज, मतलब प्रजातांत्रिक पार्टीज। अब वहाँ क्या होता है, उनका जो काम है कि उनका नॉन ऑपोजिशनल रोल होता है कि अपोजिशन आपको नहीं करना है, आप अपने आपको जो एडवाइस देना है आप दे दीजिए, मतलब सीपीसी को कुछ दे दीजिए, आपको जो भी कहना है। और उसमें अब वहाँ पे जैसे एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट सम डिपार्टमेंट कहते हैं उसको। तो अब ये जो छोटी छोटी पार्टियों में होते हैं, नेता भी कौन चुनेंगे उसकी वेटिंग वही करती है। मेंबर आपका कौन होने वाला है आपकी पार्टी में, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट करेगा। तो कहने को एक रखा हुआ 8 दूसरी पार्टीज भी हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं है जी। तो अब चाइना में डेमोक्रेसी की तो बात ही छोड़िए, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के, तो इसलिए चाइना और की तो बात ये बहुत ही बेमानी है। मतलब इतना आगे भी जाने की बात हमारा नहीं है कि हम चाइना की बात करने लगे। लेकिन होता क्या, देखिए जब भी इस तरह की टेंडेंसी आते हैं, मेरा इसमें है कि एक पावर में एक टेंडेंसी होता है, पावर का नेचर होता है कि प्रतिरोध या डिसेंट किसी का नहीं सुने, थोड़ा ऑथोरिटेरिज्म आता है, उस पावर में है ऐसा। वो किस तरह से उसको डेमोक्रेसी में आप कैसे उसका एक दूसरे का क्या बोले उसको चेक करते हैं आप। अब जैसे अपनी हिस्ट्री देखें, अपने इंडिया की हिस्ट्री देखें, तो इंडिपेंडेंस के समय में कांग्रेस पूरी तरह से थी जी। लेकिन कांग्रेस के अंदर में भी बहुत सारे स्ट्रांग लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस में भी थे, उनके अपने अपने विचार थे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू कितने भी पॉपुलर होंगे, लेकिन अगर आपको याद होगा 1950 में पीडी टंडन, उनकी मर्जी के खिलाफ भी जाके पीडी टंडन बन गए थे कांग्रेस प्रेसिडेंट। नेहरू जी ने उनको 10-12 महीने बाद, 13 महीने बाद उनको फाइनली उनको फोर्स कर दिया कि हट जाए। लेकिन बात है कि फिर भी चुन के आ गए वो, और बहुत सारे पॉलिसीज हुए जिसमें कांग्रेस के अंदर से विरोध होता रहता था और नेहरू जी को बहुत मैनेज करना पड़ता था। इंदिरा जी शुरू में आई, उनका भी था कितना, बहुत सारे पॉलिसी मुद्दों पे काफ़ी मतभेद रहे अपने पार्टी में, पार्टी से काफ़ी रेजिस्टेंस होता था। लेकिन एक बार जब उनको एक पूरा एक फुल पावर मिल गया, बहुत पॉपुलर होकर निकले, फिर जो उनका अथॉरिटी आना शुरू हुआ जी। फिर अथॉरिटी अपने पार्टी में देखा, सरकार में देखा, फिर इमरजेंसी में आपने देखा क्या क्या हुआ। क्योंकि जब एक आदमी के पास जब एक सिंगल आई एम लीडिंग की पार्टी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और कोई है नहीं उसको अपोज करने के लिए। उसके बाद फिर इमरजेंसी गई, एक लेसन मिला तो आपको, जब राजीव गांधी को जब आए भी 414 सीट्स, लेकिन जो लेसन्स मिले थे, जनता ने कैसे इंदिरा गांधी सरकार को उखाड़ फेंका था वो सारा देखते हुए, और वो जो लोगों से जो पुशबैक हुआ उसको देखते, राजीव गांधी के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब था कि अपने लेसन्स को ले गए थे। फिर कोलिशन गवर्नमेंट बना, चेक्स एंड बैलेंस रहती है। अभी आप देख रहे हैं एक सरकार है जो कि
फुल मेजॉरिटी से है, 303 सीट के साथ है, ये काफ़ी दिनों बाद हुआ। जी। तो वो जो कहते हैं कि पावर के साथ ही जो होता है डिसेंट नहीं झलना, वो पावर का नेचर होता है, उसको कंट्रोल कैसे करता है। अब हमारी डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है। अभी आपने देखा, अब ये कह सकते हो कि अपोजिशन को उठा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जुडिशरी भी है आपके पास। अभी संजय सिंह की बेल में आपने देखा होगा कि 6 महीना वो जेल में रहे, ईडी ने बेल को अपोज ही नहीं किया, बिकॉज उन्होंने भी देख लिया कि जिस तरह से जजेज कह रहे हैं, जो दिन ओरल ऑब्जर्वेशन ने कहना शुरू किया, अगर अभी तक कुछ रिकवरी ही नहीं हुई है जी। कि अब इसको रखे हुए, अब इसको इसे, तो इनको लगा कि इसके ज़्यादा बात बढ़ानी नहीं है, मतलब बेल को अपोज ही नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे देखो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कितना मतलब स्ट्रांगली एक्ट किया। तो चेक्स बैलेंसेज हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन बड़ा जो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बड़ा आता है, देखिए लास्ट में तो जनता ही होती है, लेकिन उसके पहले होता है कि पार्टी के अंदर, जैसे मैंने कहा, जो कांग्रेस के अंदर से एक था, अलग अलग विचार के लोग जो कि असर्ट कर सके कि डिक्टेटरशिप पार्टी में ना हो। दूसरा होता है अपोजिशन। इमरजेंसी में कांग्रेस मीडिया को ब्लेम कर दे, हमारा कुछ नहीं होता, कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन मीडिया नहीं पॉलिटिकल फोर्स का काम करेगी। अब इमरजेंसी में अगर इतना कुछ हुआ तो उसमें जनता में गई, मतलब सारे अपोजिशन साथ में आए, जनता में गई, और इसके थ्रू फिर उस सरकार को पलटा गया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अब ये मेन रूल है अपोजिशन में कि जाओ, आप रोड पे जाओ ना, आप यहाँ पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, फेसबुक पे कुछ लिख रहे हो कि हमारा डेमोक्रेसी खत्म हो गया। रोड पे जाओ, जनता को कन्विंस करो जी, और फिर जीत के आओ। तो ये तो आप देख ले रहे हैं अपोजिशन में, बट बैठ के केवल हम लोग डेमोक्रेसी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्विटर पे कुछ भाषण दे देते हैं, हो रहा है तो लड़िए अब रोड पे। अगला सवाल सागर अग्रवाल का, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में आप द्वारा उठाए गए हर कदम को मीडिया, विशेषकर खासकर टीवी मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कवर किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन या जेएमएम के इर्द गिर्द मुश्किल से कुछ कवरेज है। ये हमें राजनीति और मीडिया के बारे में क्या बताता है? देखिए, आप ये क्रिटिसिज्म तो हमें लेना पड़ेगा। मीडिया में हम लोगों में थोड़ी सी एक टेंडेंसी है कि थोड़ा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। दिल्ली में बैठे हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल का कितना फुल कवरेज हो रहा है, सोरेन के भूल गए, तो थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम है। हालांकि प्रिंट में इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जितना लोगों को बाहर भेजा जाए फील्ड में, इसीलिए किसी भी समय में आप बात करें तो हमारे 6, 7, 8, 10 रिपोर्टर्स बाहर अलग अलग स्टेट्स में घूमते रहते हैं जी। इस मामले में। ठीक है, हमारे रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे, झारखंड में कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन उतना जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन उससे होता नहीं। देखिए, अभी जैसे हमारे रिपोर्टर्स से वहाँ बात हो रही थी, वहाँ भी है सोरेन का, चूँकि राजनीति की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या उसका हो रहा है, वो भी थोड़ा सा बैकफायर कर रहा है कुछ मामलों में, क्योंकि जो 5-6 जो वहाँ पे आदिवासी डोमिनेटेड सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स, उसमें पूरा आदिवासी एक यूनाइट हो गए हैं इस चक्कर में, तो थोड़ा सा वहाँ बीजेपी को फाइट पड़ रहा है। बट वो सारा रिफ्लेक्ट शायद हम लोग नहीं कर पाए हैं। उनका सही है कि हम लोगों का थोड़ा सा जब झारखंड में होता है बात ही नहीं करते, लेकिन हम यही अब प्रॉमिस कर सकते हैं कि अब हम उस पर जाएंगे, जाके देखेंगे क्या हो रहा है, और आपको हम शायद ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट ला के दें अब। जी, देखिए, आखिरी सवाल आज का लूँगी। विशाल कुमार यादव का सवाल है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे चुनाव आ गए हैं, यहाँ दावों और प्रतिदावों के बीच द प्रिंट पर सरकार के 5 साल के सफलता और असफलता पर कोई डिटेल विस्तृत रिपोर्ट या सीरीज आएगी क्या, वो पूछ रहे हैं। हम केवल मोदी जी के दावे और राहुल गांधी जी के जवाब को ही पूर्ण या सत्य तो नहीं मान सकते ना? देखिए, सरकार सफल रही है असफल है ये तो हम नहीं बोल सकते एज ए जर्नलिस्ट। अलग अलग हम ला सकते हैं क्या क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था, और आपने अच्छा याद दिलाई, इस पे हम लोग को एक्चुअली करना चाहिए कि 2019 मैनिफेस्टो में क्या था, कितना उन्होंने पूरा किया, कितना बचा हुआ है, ये चीज़ें हम करेंगे। आपने अच्छा मुझे याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हम आपको नहीं बताएंगे सरकार पूरी तरह से फेल है या पूरी तरह से सफल है, वो हमारा काम नहीं, ये तो आप तय करें और जनता तय करे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।